हाय गाइस, आज हम लोग अपने इस सेशन में पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे कि एक्चुअली पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है और कैसे ये एक बिहेवियरल एस्पेक्ट ज़्यादा है रादर दैन एक जो हम लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा था मैथमेटिक्स का फॉर्मूला, उसके कंपैरिजन में ये एक बिहेवियरल एस्पेक्ट ज़्यादा है, उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। तो जब भी हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में बात करते हैं तो बात इसके अलावा और कहीं से शुरू नहीं हो सकती आइंस्टीन के इस कोट से कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ही हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट, ही हु डजंट पेज फॉर इट। तो जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है वो काम करता है हमेशा ही, चाहे आपको उसके बारे में जानकारी हो या ना हो। अगर आपको जानकारी है तो वो आपके फेवर में काम करता है, और आपको जानकारी नहीं है तो वो आपके अगेंस्ट में काम करता है, क्योंकि दोनों को मिला के ये ज़ीरो सम गेम है एक्चुअली। तो इसलिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग को इन्वेस्टिंग के कंटेक्स्ट में और लाइफ के कंटेक्स्ट में समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वॉरेन बफेट के बारे में बात कही जाती है कि इनकी जो वेल्थ पूरी ग्रो की है वो पूरी 60 ईयर्स एज के बाद ऐसे एक्सपोनेंशियली ग्रो की है। उसका रीज़न वही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। तो शुरू में ये हम देख सकते हैं 60 ईयर्स की एज तक की ये वेल्थ ये है, और उसके बाद ये बार 60 साल तक का है, और उसके बाद 66 में अकेले इतना हो गया। दैट इज़ बिकॉज ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो ये जो लिखा है इसमें ये है कि वंस चार्ली मंगर वाज आस्क्ड द सीक्रेट ऑफ ग्रेट वेल्थ। किसी ने पूछा चार्ली मंगर से, तो हिज रिप्लाई वाज दैट वन शुड अवॉइड ब्लंडर्स इन इन्वेस्टिंग एंड ट्राई टू लिव लॉन्गर इनफ सो दैट कंपाउंड इफेक्ट मे वर्क। तो अल्टीमेटली इट इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग दैट विल क्रिएट एक्चुअली द ग्रेट वेल्थ। और इस चीज़ पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए ये हमारा आज की वीडियो का यही रेलेवेंस है कि एक्चुअली यू शुड बिलीव इन इट। जब तक आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे भरोसा नहीं होगा तब तक आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये इट इज़ नॉट जस्ट अ मैथमेटिकल फार्मूला कि आपको पता है गणित का एक सूत्र और आप ये वो नहीं है, ये एक्चुअली एक बिहेवियरल एस्पेक्ट है। अब हम आ गए बिहेवियरल एस्पेक्ट बिहाइंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो हम सब लोगों ने साइकोलॉजी का एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट, जिसमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वर्सेस डिलेड ग्रेटिफिकेशन की बात की गई है। तो वो एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा है कि ये मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट है कि बच्चों को कैंडी दी जाती है खाने के लिए क्लास में, और कहा जाता है कि अगर आप इसको तुरंत नहीं खाएंगे, आप इसको अपने ग्रेटिफिकेशन को डिले करेंगे तो आपको और कैंडीज़ दी जाएंगी। लेकिन ज़्यादातर बच्चे इसको एक्सपेरिमेंट में फेल हो जाते हैं क्योंकि वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको तुरंत चाहिए। वो अगर उनके हाथ में कैंडी तो उनको तुरंत खाना है। इस चीज़ को डिलेड ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं, कि आप अपनी जो अर्ज है उसको रोक पाओ। तो ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन जो है, इसके बारे में थोड़ा सा ये मैंने एक जगह से लिया है, इसको आप इसको पढ़ सकते हैं। डिलेड ग्रेटिफिकेशन बेसिकली वही है कि हम रोज़ ट्रेड ले रहे हैं, हम आईपीओ में रोज़ अप्लाई कर रहे हैं, हमें क्विक प्रॉफिट्स चाहिए, हमारा कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है। और ये होता क्यों है? डोपामीन के कारण। क्योंकि हमको लगता है कि डोपामीन के कारण हमको लगता है कि ये चीज़ जो है हमारे लिए अच्छा है। ये डोपामीन सिंपली ये और आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऐसे करके OH। तो ये एक प्रकार का एमाइन है, नहीं इधर एक OH है, एक इधर OH है, और ये NH2 है। अब अमाइन है तो NH2 तो होगा। तो डोपामीन जो है, या जो भी है, मतलब इसमें नहीं जा रहे हैं, हो सकता है कि मैं भूल गया हूँ। तो डोपामीन रिलीज़ होता है क्योंकि हमको एक्साइटमेंट फील होता है, तो इससे डोपामीन रिलीज़ होता है और हम शॉर्ट टर्म ट्रेड, इंट्राडे ट्रेडिंग, ये सब चीज़ें करने लगते हैं। जबकि जो ग्रेट वेल्थ जो क्रिएट होगी, जो बड़ी वेल्थ क्रिएट होती है, वो लॉन्ग टर्म पे क्रिएट होती है हमारी पावर ऑफ कंपाउंडिंग के फिलॉसफी को यूज़ करके। हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जनरली हम लोग बोल देते हैं कि हमें म्यूचुअल फंड्स में 12 से 15% का रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन हम ये ध्यान नहीं देते कि 12 और 15 में कितना अंतर है। तो चलिए देखते हैं 12 और 15 में कितना अंतर है। 12%, अगर हमारा 20 साल का टाइम पीरियड है, 5 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किए हैं, तो 12% से कंपाउंडिंग अगर होगी तो हमें 54 लाख रुपीज़ मिलते हैं।
13% से होती है तो हमें 66 लाख रुपीज़ मिलते हैं, और 15% से कंपाउंडिंग होती है तो हमें 98 लाख रुपीज़ मिलते हैं। तो ये कह देना कि हमें 12 से 15% का रिटर्न मिलेगा बहुत ही इरेनस और वेग स्टेटमेंट है, क्योंकि इसके रिटर्न्स में डबल का अंतर है। तो अब जब दोबारा आप ये सेंटेंस यूज़ करेंगे कि मुझे इस इंस्ट्रूमेंट में, इस म्यूचुअल फंड में 12 से 15% के रिटर्न मिल जाएंगे, तो आप समझेंगे कि 12 और 15 में 3 का अंतर नहीं है, या 12 और 15 में 20% का अंतर नहीं है, 12 और में जस्ट डबल का 100% का अंतर है। ये एक एग्जांपल है कि अगर हमारे पास डॉलर को 1 पैसा मान लेते हैं, अगर हमारे पास 1 पैसा है और ये पर डे डबल हो 30 डे से, तो कितना बन जाएगा? डे 1 में वो 1 पैसा था, डे 10 में वो 5 रुपया हो गया डबल होते होते, और ये 100 रुपये हो जाता है डे 14 में। मतलब लगभग आधा टाइम बीत चुका है, 1 महीने में से 14-15 दिन बीत चुके हैं, और ये केवल 163 रुपये हुआ है। लेकिन डे 24 पहुँचते पहुँचते 1 लाख के आसपास पहुँच रहा है, और डे 30th पहुँचते पहुँचते ये 53,68,000 रुपीज़ हो जाता है। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग बेसिकली। हालांकि ये एक्सट्रीम एग्जांपल है, क्योंकि इसमें हम लोग पर डे 100% रेट ऑफ ग्रोथ ले रहे हैं। जो रेट ऑफ ग्रोथ है हमारा, आर जो है वो हमारा 100% है, क्योंकि 1 से 2 हो गया, 2 से 4 हो गया, डबल हो गया। तो एक्सट्रीम एग्जांपल है, बट दिस इज अ गुड एग्जांपल टू शो द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। वैसे ये कहानी है कि एक राजा के यहाँ एक बंदा जाता है, तो राजा उसको कहता है, कोई शर्त देता है, तो ये कहता है कि हर चेस के हर उसमें चावल रखना शुरू कीजिए, मुझे उतने चावल दे दीजिए जिसमें 64 जो वो हैं बॉक्सेस, चेक बॉक्सेस बने हैं, तो जितने चावल इसमें आएंगे बस मुझे उतने चावल दे दिए। तो 1 2 4 8 16 32 ऐसे राजा चावल रखने शुरू करता है, और लास्ट में इतने चावल हो जाते हैं, मतलब उसका पूरा का पूरा खजाना राजा का खाली हो जाता है। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग, टू मेंटली अंडरस्टैंड कि ये कितनी कितनी बड़ी चीज़ है। क्योंकि हम इस चीज़ को फॉर्मूले के रूप में तो समझते हैं, बट हम बिहेवियरली और इसका मतलब इसका एक्चुअल इम्पोर्टेंस हम समझ नहीं पाते। वैसे ये है, ये एक एग्जांपल है ये बताने का कि कैपिटल मार्केट्स को कैपिटल मार्केट क्यों कहते हैं। कैपिटल मार्केट को कैपिटल मार्केट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ कैपिटल ग्रो करती है। मतलब कैपिटल मतलब हम लोग अगर हिंदी में बोलते हैं तो मूलधन। तो यहाँ पे आपकी पूंजी का मूलधन बढ़ता है, ब्याज नहीं बढ़ता है, आपका मूलधन बढ़ता है, और उस पर फिर मूलधन बढ़ता है। इसी को कंपाउंडिंग कहते हैं। तो इसमें ये देखिए एग्जाम्पल है जिसमें हमने 1 लाख रुपए लिए, 20 साल के इन्वेस्ट किया, मान लीजिए कि आपका रिटर्न 18% का रिटर्न आपको मिलता है, जो कि बहुत टफ नहीं है। तो 10th ईयर ऑनवर्ड्स, ये 10th ईयर है, यहाँ से देखिए आपकी कैपिटल डबल हो रही है। अब यहाँ पे 5 लाख थी, पूरा पैसा आपका जो था टोटल कॉर्पस 5 लाख का था, अब वो 6 लाख हो गया। मतलब 1 लाख रुपए इंक्रीज़ किया, और 1 लाख रुपए ही आपकी इनिशियल कैपिटल थी। ये यानी कैपिटल जितनी थी वो कैपिटल ही 1 साल में इंक्रीज़ हो गई, फिर 1 साल में कैपिटल इंक्रीज़ हो गई 100%, फिर 1 साल में कैपिटल 100% इंक्रीज़ हो गई, और यहाँ 8 से 10 1.5 साल लगभग, तो यहाँ पे भी कैपिटल 100% ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई जस्ट 10 ईयर्स में। तो 10 ईयर्स लगे, 18% का अगर रेट है, और 10 ईयर्स अगर आप इन्वेस्टेड हैं, तो आप ये समझिए कि आपकी जो कैपिटल इनिशियली इन्वेस्टेड थी वही कैपिटल ही 100% डबल होती जाएगी हर साल। और यहाँ तो नीचे जाने के बाद 23rd ईयर में कैपिटल यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट जो है 800% से ग्रो किया, 45 लाख रुपीज़ से 53 लाख रुपीज़ हो गया। तो 8 लाख रुपीज़ बढ़ने का मतलब 1 लाख रुपए शुरू में इन्वेस्ट किए थे, उसका 8 गुना हमारा यहाँ पे बढ़ गया। तो दिस इज एक्चुअली द पावर ऑफ कैपिटल मार्केट्स एंड कैपिटल एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कि इसमें कैपिटल ग्रो करती है। ये एक बुक है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, उसमें एक ये कॉन्सेप्ट है कि आप इफ़ यू इंक्रीज, इफ़ यू गेट बेटर 1% पर डे, साल के 365 दिन होते हैं, तो मतलब अगर 1% आप बेटर होते हैं तो 1 + 0.01 यानी 1% आप बेटर होते हैं, एंड रेज टू द पावर 365, ये पूरे साल में अगर आप इसको कंपाउंड करें तो दिस कम्स टू 37.8। आप 37 गुना 38 गुना बेटर हो जाते हैं 1 साल में। और अगर आप अपने को 1% से रोज़ ख़राब करें, 1 - 0.01 रेज टू द पावर 365 विच इज़ 0.99 इंटू रेज टू 365, तो वो हो जाता है ऑलमोस्ट 0। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है कि आप ऑलमोस्ट 1 साल में यू कैन बिकम 38, अगर आप रोज़ 1% इम्प्रूव करते हैं तो यू कैन बिकम 38 टाइम्स बेटर, और यू कैन बिकम 0, जस्ट 0।
दूसरा एग्जांपल जो प्रैक्टिकल लाइफ में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का दिया जाता है वो दिया जाता है वो बैम्बू का एग्जांपल दिया जाता है। तो उसमें हम ये देखते हैं कि बैम्बूज कंपाउंड बट वीट डोंट। जो हमारा गेहूं है, चावल है, इसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम नहीं करती, जबकि बैम्बू में करती है। तो क्यों करती है ऐसा? बैम्बू में एक बार जो हम प्लांट को लगाते हैं तो इसकी रूट फिर हम छेड़ते नहीं, यही रहती है, और इसमें नए नए क्लम्स, जैसे आपने ये देखा अभी एक और निकल आया, इसमें नए नए क्लम्स निकलते जाते हैं बैम्बू में, और हम उन क्लम्स को काटते हैं और फिर नए क्लम्स निकलते रहते हैं। और ये जो नीचे जो उसका मूल है, कैपिटल है, वो कंपाउंड करता जाता है, ये बड़ा होता जाता है। जबकि गेहूं और चावल में, वीट और राइस में हम देखते हैं कि हम उसको पूरा ही काट देते हैं और उस जो हमारी फील्ड है उसको पूरा हम प्लाउ कर देते हैं, उसको जोत देते हैं, और फिर से नई फसल लगती है, तो सब कुछ फिर से होता है, ट्रैक्टर चल के फिर से नया नया होता है। तो बैम्बू वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग, क्योंकि इसमें जो ये इसका बेस है ये ग्रो करता जाता है, और इसके ऊपर जो निकलती हैं चीज़ें जिसको हम डिविडेंड बोल सकते हैं उसको रीप किया जाता है, बेस को नहीं छेड़ा जाता है। ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। इसके बाद थोड़ा आप चाइनीज़ बैम्बू एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में गूगल करके थोड़ा सा और पढ़ सकते हैं, मैंने बस उसको जस्ट टच अपॉन किया है। ये एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें दो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर 1 और इन्वेस्टर 2। ये दोनों अलग अलग टाइम पे इन्वेस्टिंग चालू करते हैं, और देखिए उनके रिटर्न्स में क्या डिफरेंस आता है। इन्वेस्टर 1 स्टार्ट करता है 25 ईयर्स की एज पे, और हर साल $5,000 इन्वेस्ट करता है और 10 साल तक करता है, और 34 के बाद रुक जाता है। मतलब ये वाला एग्जाम्पल है, इसको इन्होंने लेडी से दिखाया है। तो बेसिकली लेडी क्या कर रही है, इन्वेस्टर 1 क्या कर रहा है, $5,000 हर साल इन्वेस्ट करता है या करती है, और 10 ईयर्स तक करती है, 25 से 35 तक करती है एज तक, और 35 या 34 के बाद से फिर कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करती, शांत बैठ जाती है। दूसरा इन्वेस्टर क्या करता है, वो स्टार्ट लेट करता है, वो आता है 35 ईयर्स की एज में आता है, और 35 ईयर्स की एज के बाद से $5,000 पर ईयर इन्वेस्ट करता है, और कब तक करता है, 30 साल तक करता रहता है, 65, जब तक वो 65 का नहीं हो जाता। तो इस बंदे ने 30 साल इन्वेस्टिंग की, और इसने केवल 10 साल इन्वेस्टिंग की, लेकिन इसने शुरुआत में कर दी, और ये उसके बाद 10 साल छोड़ के फिर कर रहा है। तो जब हम इसको कंपाउंड करते हैं तो हम देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट जब निकालते हैं तो हम ये देखते हैं कि भाई लास्ट में भी जब 65 के दोनों हो जाते हैं, तो उसमें भी जो जिसने इन्वेस्टर 1 है, जिसने पहले शुरू किया था, उसका सम जो है दूसरे वाले से बड़ा होता है। इससे हमें ये बात समझ में आती है कि जिसने जो पैसा इसने इन्वेस्ट किया, उसको इस इन्वेस्टेड पैसे को यहाँ से यहाँ तक पूरा टाइम मिला कंपाउंड होने का, क्योंकि एक तरह से ये लमसम हो गया। इस 10 साल के में जो उसने जमा किया, वो लमसम जमा कर दिया इस पूरे पीरियड के लिए। यहाँ इतने में SIP थी, यहाँ से यहाँ तक SIP थी, और फिर यहाँ से उसके लिए वो लमसम हो गया, एक मुश्त। तो वो पैसा जो ग्रो किया वो कभी भी इस चीज़ के बराबर नहीं हो सकता जो इस बंदे ने यहाँ से लेके यहाँ तक SIP की। क्यों? क्योंकि जो लास्ट के 5-7 साल में, 10 साल में इसने पैसे यहाँ पे जो जमा किए, उसको कंपाउंड होने के लिए तो केवल 5 साल मिले। तो जितना ज़्यादा समय मिलेगा पैसे को कंपाउंड होने के लिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग के कारण वो पैसा उतना ही ज़्यादा कंपाउंड होगा। अब हम छोटी छोटी एक दो चीज़ें और देख लेंगे और फिर हम अपनी वीडियो को ख़त्म करेंगे। सबसे पहले फार्मूला, हमारा ई कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है, जिसमें यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होता है इनटू, हम लोगों ने सब लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा है, 1 प्लस ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जितने % का रिटर्न हमको हमारा म्यूचुअल फंड या स्टॉक दे रहा है, 10% दे सकता है, 20% दे सकता है, जो भी रिटर्न दे रहा है, और ये टाइम, जितने समय तक हम इन्वेस्टेड रहे। तो ये गणित का फॉर्मूला हो गया। लेकिन इसको मैं ऐसे नहीं देखता हूँ, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि ये जो हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट है 1, जिसको मैं 1 कह रहा हूँ, दैट इज़ फेथ, योर फेथ इन पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप जितना इनिशियली जितना ज़्यादा अमाउंट लगाते हैं, ये वन जितना ज़्यादा इनिशियल अमाउंट आप लगाते हैं, ये आपका पावर ऑफ कंपाउंडिंग में फेथ बताता है। आप उतना आपको फेथ है कि नहीं, ये मैं अपने पैसे को सही जगह लगा रहा हूँ, इट इज़ द बेस्ट वे टू पुट माई मनी फॉर फ्यूचर, माई फ्यूचर कॉर्पस, माई फ्यूचर पोर्टफोलियो। तो ये जो आप जितना ज़्यादा रखेंगे इनिशियल अमाउंट, वो आपकी फेथ है।
ये इसका कोई तोड़ नहीं है। आपने सब कुछ किया, सब सारा कुछ अच्छी अच्छी बात की, समझा, और आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, कोई फ़ायदा नहीं है। जितना भी आप मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं, यू दैट शोज योर फेथ इन द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दूसरा इज रिस्क एपेटाइट। ये रेट ऑफ रिटर्न इज रिस्क एपेटाइट बेसिकली, कि आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं, कि मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं, कि लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज़ योर रिस्क एपेटाइट। जितनी ज़्यादा रिस्क एपेटाइट होगी उतना ज़्यादा आपका पैसा बनेगा। बट उसका कैविएट ये है कि आप पैसे को बीच में लूज़ नहीं करते हैं, आपके ड्रॉ डाउन्स मिनिमाइज्ड रहते हैं। तो रिस्क एपेटाइट, ये बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न को मैं रिस्क एपेटाइट के तरीके से देखता हूँ। और अब नंबर 3, टाइम। ये टाइम इज़ बेसिकली पेशेंस एंड योर डिलेड ग्रेटिफिकेशन, कि आप उस पैसे को कितने लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं, इन्वेस्टेड रह सकते हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला और है जो कि इजी इन्वेस्टिंग में काम आता है, उसको और देख लेते हैं, रूल ऑफ 72। तो रूल ऑफ 72 क्या कहता है? रूल ऑफ 72 बताता है कि आपका पैसा कितने टाइम में डबल होगा, 2 टाइम्स। मान लीजिए कि आपका पैसा मतलब आपको रूल ऑफ 72 कहता है कि मान लीजिए कि आपको अपना पैसा 5 साल में डबल करना है, तो 72 डिवाइड बाई 5, अपना पैसा 5 साल में डिवाइड करना है, तो 72 को 5 से भाग दे दीजिए, तो आपका आएगा 14 लगभग। मतलब आपको 14% का अगर आपको रिटर्न मिलता है, 14% का अगर आपको रिटर्न मिलता है हर साल CAGR, तो आपका 5 साल में पैसा डबल होगा। मान लीजिए कि आपको कहना है कि नहीं, मुझे तो पैसा 3 साल में डबल चाहिए। अब हमने साल देख लिया, तो हमारा पैसा 72 3 साल में डबल हो जाए, तो ये इसको हम करेंगे डिवाइड, तो आ जाएगा 24। तो अगर आपको 24% का रिटर्न मिलता है, तो 24 इंटू 3 72, यानी तब आपका पैसा 3 साल में डबल होगा। अगर आपको अपना पैसा 2 साल में डबल करना है, अगर आपको 2 साल में डबल करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 36% का रिटर्न चाहिए। अगर आपको 36% का रिटर्न मिलते हैं आपके पोर्टफोलियो में, तो आपका पैसा 2 साल में डबल होता है। इसी तरह से 2 और हैंडी फार्मूले हैं, रूल ऑफ 114 एंड रूल ऑफ 144। 72 की जगह 114 कर दीजिए, ये पैसे को ट्रिपल करने के काम आता है, मतलब सिंपल मैथमेटिक्स में। और 144 कर दिए तो ये 4x के काम आता है। तो ऐसे रूल ऑफ 144 क्या होगा? मान लीजिए कि हमको अपना पैसा 4 टाइम्स करना है 4 साल में, तो बटे 4 कर देंगे, तो जो भी आएगा 34%। अगर 34% का रिटर्न मिलता है, तो हमारा पैसा 4 साल में 4 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन ये रूल ऑफ 114 और रूल ऑफ 144 ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, रूल ऑफ 72 ही ज़्यादातर यूज़ होता है। तो आज हम लोगों ने बेसिकली पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बेसिक्स को समझा, कुछ फॉर्मूले देखे और रूल ऑफ 72 को समझा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।